सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चल रहा है क्या? हम लोग सिंक्रोनस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर के दो पार्ट पढ़ रहे थे, एक था रिलक्टेंस मोटर और दूसरा था हिस्टैरिसीस मोटर, जिसमें हम लोग पिछली कक्षा में रिलक्टेंस मोटर को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस मोटर को ना। ये पढ़ रहे थे, चला हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फेज तुल्यकालिक मोटर यानी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार का, एक रिलक्टेंस मोटर है, दूसरा हिस्टैरिसीस। रिलक्टेंस के बारे में हमने कहा था चुंबकीय मार्ग में जो विरोध उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलक्टेंस, प्रतिष्ठंभ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, प्रतिष्ठंभ कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर। कौन मोटर पढ़ेंगे, हिस्टैरिसीस मोटर। आपको याद होगा ये सिंक्रोनस मोटर वह मोटर होता है जिसकी स्पीड लगभग क्या रहती है, कांस्टेंट होती है। लगभग क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसका मतलब इसका भी स्पीड लगभग कांस्टेंट होगा, इसका भी स्पीड लगभग क्या होगा, कांस्टेंट। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इसका पावर फैक्टर कितना कितना कल लिखाए थे, वेरी गुड कॉपी, कल लिखाए हैं। इसका पावर फैक्टर कितना था, 0.6 0.7। इसकी दक्षता कितनी थी, हाँ 70 से 80%, सही है। इसमें बताओ रोटर में कोई कॉइल होता है क्या, और प्रतिष्ठंभ। अब चलते हैं हम लोग किसकी ओर, हिस्टैरिसीस मोटर की ओर। हिस्टैरिसीस मोटर सिंक्रोनस मोटर का ये पार्ट है जिसका भी स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो नहीं आ जाइए दोस्त मेरे, आप कहां पर, हिस्टैरिसीस मोटर पर। आपको याद है हिस्टैरिसीस लॉस हमने आपको पढ़ाया था। लॉस दो प्रकार का था, लो हानि दो प्रकार का, एक हिस्टैरिसीस हानि और एक ईडी धारा। वही हिस्टैरिसीस के कारण यहां पर रोटेशन होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण। ये रोटर है, ये क्या है दोस्त मेरे, देखो इस पर कोई कॉइल है ना ही कोई कॉइल है ना ही कोई स्लिप रिंग है, बोलेंगे। अगर आप इस हिस्टैरिसीस मोटर की बात करें तो हिस्टैरिसीस मोटर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर दो प्रकार के, कितने प्रकार के, कौन कौन, एक रिलक्टेंस मोटर और दूसरा क्या, हिस्टैरिसीस मोटर। इसका यूज हम इसलिए करते हैं दोस्त मेरे, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, हिस्टैरिसीस मोटर। एक तो ये कांस्टेंट स्पीड पर चलता है, इस पर चलता है, इसमें कोई डाउट है क्या, क्यों चलता है, सही है। हैवी लोड भी रहेगा तब भी इसका कांस्टेंट स्पीड रहेगा, बोलेंगे। अगर हैवी इनर्शियल लोड हुआ, इनर्शियल लोड मतलब भारी लोड हुआ, तब भी इसका स्पीड कांस्टेंट होगा। पावर फैक्टर इसका न्यूनतम होता है, दक्षता भी इसका क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये इसमें कॉइल नहीं होता है तो इसका आवाज बहुत कम करता है। तो जितना साउंड प्लेयर है ना या रिकॉर्डर, तब में इसी का यूज करते हैं। ये आवाज नहीं करता है, मत बोलो, कम करता है, आवाज कम करता है। लोड के बढ़ने पर भी स्पीड कांस्टेंट, मत बोलो, लगभग कांस्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये किसका भाग है, सिंक्रोनस मोटर का। इसमें हम कोई डीसी एक्साइटेशन नहीं देते, जबकि ये सिंक्रोनस मोटर है, इसलिए इसको सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड पर चलता है। इसमें कोई डीसी एक्साइटेशन नहीं होता। रोटर में कोई कॉइल होता है क्या, रोटर में कॉइल नहीं होता, आवाज लगभग नहीं होता है। इसलिए इसका यूज जो है कहां करते हैं, साउंड से संबंधित, चाहे साउंड रिकॉर्डर हुआ, साउंड प्लेयर हुआ, साउंड रिकॉर्डर, दूसरा साउंड प्लेयर, तीसरा टाइमिंग मशीन, कौन मशीन। लेकिन इसका बताओ, साउंड जो रिकॉर्ड करता है, साउंड को जो प्ले करता है, उसमें आपको दक्षता कम वाला भी चल जाएगा, लेकिन आवाज होना चाहिए क्या, आवाज हो जाएगा, चला तो साउंड रिकॉर्ड कर पाएगा, पता चला उसका आवाज भी रिकॉर्ड हो जाएगा। इसका आवाज लगभग जीरो होता है। इसलिए जितना म्यूजिक से रिलेटेड चीज है सब जगह इसका उपयोग। मान लीजिए आप साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं और मोटर जो रिकॉर्डर में लगा हुआ है वो भी साउंड कर रहा है, रिकॉर्ड कर पाइएगा, तब पता चला उसका भी साउंड अभी पंखा के पास अगर हम रिकॉर्डिंग करें किसी वीडियो का तो उसका घर घर का आवाज आएगा। इसलिए टाइम मशीन में, साउंड रिकॉर्डर में, साउंड प्लेयर में हम लोग किसका यूज करते हैं, हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का, हिस्टैरिसीस सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का, जिसमें कोई डीसी एक्साइटेशन नहीं होता, कोई कॉइल नहीं होता, कोई स्लिप रिंग नहीं होता। अब चलता कैसे है, स्टेटर में, कहां पर चला, स्टेटर में जब आप एसी करंट देते हैं तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसके कारण ये चल पाता है, जिसके कारण ये चल पाता है। इसको चला लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मेन पॉइंट है जहां पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ हिस्टैरिसीस लॉस कौन सा लॉस है, अस्थिर लॉस का प्रकार है क्या, अस्थिर लॉस का, आयरन लॉस का दो भाग, एक हिस्टैरिसीस लॉस, एक ईडी धारा लॉस। ऊपर करें खाली एक चैप्टर वहां चला, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इसके बाद सारा चैप्टर बउआ वाला चैप्टर, एक आध चैप्टर में याद करने वाला है, बाकी सब चैप्टर बउआ वाला चैप्टर है। पीछे का अगर थ्योरी तुम्हारा मिसिंग भी होगा तब भी आगे समझ में आएगा, थोड़ा बहुत मिसिंग होगा तो, अगर पीछे का 20-25% क्लास नहीं भी पढ़े हो तब भी समझ में आएगा। और बस यही 2-3 चैप्टर में दिक्कत है, अगला चैप्टर इसके बाद सारा डेटाबेस क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, सारी चीजें सब। अभी उसके लिए आसान है जो रेगुलर क्लास किया। बताओ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क न्यूनतम की महत्तम, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर का महत्तम, सही है। सैलेंट पोल मोटर का डायरेक्शन कितना होता है, साइलेंट से सैलेंट, सैलेंट से साइलेंट, साइलेंट से सैलेंट, सैलेंट से साइलेंट, साइलेंट से सैलेंट।
पढ़े हो तो समझ में आएगा। तो क्या बोलो कटेगा? नो भार खामी मोटर है ना, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसमें थोड़ा बहुत लोड में परिवर्तन होगा, कुछ नहीं होगा, अचानक चले लोड दे बंद हो जाएगा। हो गया? यह मोटर देखो, ये सिंक्रोनस मोटर का पार्ट है, सिंक्रोनस मोटर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का पार्ट। कौन मोटर? स्टेशन। आइए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि एसी करंट दे रहे हैं, उसी के कारण घूमेगा, छोटा रोटर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप घूमने लगता है। बोले कहते हैं यह मोटर सतत परिक्रमी चुंबकीय फ्लक्स की उपस्थिति पर निर्भर करता है, कंटीन्यूअस मैग्नेटिक फ्लक्स घूमेगा, उसी के कारण घूमता है। इसके रोटर में कोई कुंडली नहीं होता है और ना ही कोई खांचा है। पता है जब कॉइल नहीं है तो खांचा कहां से होगा? ये वो चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्त मेरे, खांचों की संख्या बताओ किसमें ज्यादा होगी? अगर होगी तो स्टेटर में ज्यादा, रोटर में कम। बोलो का है? स्टेटर बड़ा ना होता है, स्टेटर में ज्यादा, रोटर में कम। इसमें तो रोटर में कोई खांचा होगा ही नहीं। यही वो चला मेनली मोटर है, हिस्टैरिसीस मोटर, जिसमें रोटर में कोई खांचा नहीं हो। इसलिए लिख लो या क्या है? स्टेटर में ज्यादा, रोटर में कम। क्या बचला? स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप होगा। ये रोटर हो गया तुम्हारा, आई क्या हो गया? स्टेटर। ये स्टेटर हो गया, ये शाफ्ट हो गया, ये मेन वाइंडिंग हो गया, और ये क्या हो गया? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसमें भी दो वाइंडिंग है, एक मेन है, एक ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वाइंडिंग कोई वाइंडिंग कहेंगे? इसका प्रतिरोध उच्च कि निम्न? एक्सेल का मान, धारा, धारा कम ना, फ्लक्स, ये सब में लागू होता है। एक बार पढ़िए, सब में लगा दीजिए। हाँ रे, धारा का मान कम, फ्लक्स का मान भी कम। यह मोटर बिना किसी आवाज के चलता है, इसमें कोई आवाज नहीं, क्योंकि एकदम देखो गोल सा रोटर होता है, इसलिए इसमें कोई आवाज नहीं होती। यह मोटर हाई इनर्शिया, हाई इनर्शिया मतलब अधिक वजन, इनर्शिया का मतलब इसमें द्रव्यमान होता है, अधिक इनर्शिया मतलब जड़त्व, अधिक वजन वाले लोड को जीरो स्पीड से कहां तक? सिंक्रोनस स्पीड यानी मात्र स्पीड ना तक ड्राइव कर सकता है, क्योंकि इसका टॉर्क लोड पर निर्भर नहीं। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड मोटर है, लोड पर निर्भर करेगा, लोड के घटने बढ़ने से इसके टॉर्क पर कोई असर नहीं। इसलिए मोटर हाई इनर्शिया वाले लोड को जीरो स्पीड से कहां तक, मतलब अधिक वजन वाला भी लोड अगर होगा तो जीरो से मात्र स्पीड तक ये गति करेगा, क्योंकि ये सिंक्रोनस मोटर है तो इसके लोड का असर इसके गति पर लगभग नहीं पड़ता। ये नहीं कर सकते, लगभग नहीं पड़ता। इसलिए टाइमिंग मशीन में इसका यूज करते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तब ना कांस्टेंट टाइम देगा, अन्यथा पता चला कभी टाइम कम और कभी टाइम ज्यादा। तो कहते हैं इसका अंदर का भाग एल्युमिनियम का बनाया जाता है। एल्युमिनियम का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये क्या होता है? हल्का। इसका उपयोग ध्वनि उपकरणों में, बोले साउंड सिस्टम में, ये साउंडलेस है, लेकिन इसका यूज कहां करते हैं? जहां साउंड प्लेयर, साउंड रिकॉर्डर में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये खुद साउंडलेस है, इसलिए साउंड रिकॉर्डर वगैरह में इसके साउंड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें साउंड नहीं है। अब कहेंगे इसमें साउंड नहीं है, लेकिन जहां साउंड वाला काम होता है वहां पर हम इस मोटर का उपयोग करते हैं। कौन मोटर का? हिस्टैरिसीस मोटर। यही है वो क्वेश्चन था अभी तक जितना प्रीवियस ईयर उपलब्ध है 1.5 उसमें क्यों वो क्वेश्चन यही पूछा है कि साउंड रिकॉर्डर वगैरह में किसका उपयोग होता है। एक आध बार पूछा होगा, लेकिन मेन क्वेश्चन यही है। रेफ्रिजरेशन देखो, टाइमिंग यंत्र है, बोले रेफ्रिजरेटर में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये शोर नहीं। अब बताओ रेफ्रिजरेटर जो चलता है आवाज करता है? बहुत कम, ध्यान से सुनोगे तब थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। नहीं तो रेफ्रिजरेटर चलेगा आवाज करेगा, घर में रख पाएगा? घबराने जाएगा, हमेशा गन 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 आवाज चले। एसी चलता आवाज करता है, एसी का पंखा आवाज करता है, लेकिन एसी के अंदर जो स्प्लिट मोटर लगा हुआ होता है आवाज करता है क्या? अगर आप एसी वाले रूम में कभी सोने का आपको मौका मिला होगा तो उसका जो स्प्लिटर है ना, स्प्लिटर समझते हैं, जिससे आपको हवा मिलता है, उसमें हम लोग हिस्टैरिसीस मोटर का यूज करते हैं, क्योंकि वो साउंडलेस होता है। और टाइमर में तो एकदम टाइमिंग यंत्र में तो जरूर से जरूर करते हैं, क्योंकि ये शोर नहीं करेगा। हिस्टैरिसीस वो प्रतिष्ठम मोटर में जोड़े में स्टेटर तथा उसकी प्लेट समान प्रकार की होती है। ये लाइन चले तो थोड़ा ठीक कर लो। हिस्टैरिसीस मोटर प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम बोले तो रिलक्टेंस मोटर में स्टेटर तथा उसकी प्लेट समान प्रकार की होती है। स्टेटर और उसमें लगने वाला प्लेट दोनों समान प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का होता है, कुछ खास पॉइंट नहीं है। घूर्णक कठोर चुंबकीय सामग्री से हिस्टैरिसीस मोटर में बना होता है। जो घूर्णक होगा चला, जो घूर्णक मतलब क्या? रोटर, रोटर में कॉइल नहीं लपेट रहे, इसका मतलब मैग्नेटिक मटेरियल होगा, तो कठोर होगा कि मुलायम होगा? मुलायम होगा, चला घुमाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो कहते हैं घूर्णक कठोर चुंबकीय सामग्री से हिस्टैरिसीस मोटर में बना होता है। हिस्टैरिसीस मोटर सामान्यतः कौन स्पीड पर? सिंक्रोनस स्पीड मतलब कौन? कांस्टेंट स्पीड पर चलता है। एनएस बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 120 है बटा p। तो सिंक्रोनस सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का ही ना प्रकार हिस्टैरिसीस मोटर है। यह किस स्पीड पर चलता है? सिंक्रोनस स्पीड पर। उसके बाद कम्यूटेटर मोटर, वैसे आप देखो, चलो फिर से समझा देते हैं, ध्यान से समझना। हम ये कह सकते हैं हिस्टैरिसीस मोटर हिस्टैरिसीस सिद्धांत पर काम करता है। इसमें भी करंट देते हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, एक मेन वाइंडिंग होता है। इसका रोटर जो होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। जैसे ही हम स्टेटर में करंट देते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके कारण घूमने लगता है। ये आवाज इसलिए कम करता है क्योंकि इसका रोटर में कोई खांचा नहीं होता है। रोटर में कोई खांचा नहीं होने के कारण, नहीं कोई कॉइल होने के कारण इसका आवाज कम होता है, इसलिए ये साउंडलेस होता है। साउंडलेस होने के कारण इसका उपयोग साउंड वाले सिस्टम में या टाइमर मशीन में इसका उपयोग करते हैं, या रेफ्रिजरेटर में हम लोग इसका उपयोग करते हैं ताकि साउंड न करे। ये कांस्टेंट स्पीड पर चलता है, फुल लोड कंडीशन में भी, अधिक इनर्शिया वाले लोड के कंडीशन में भी ये जीरो स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड पर जा सकता है, अर्थात महत्तम स्पीड पर जा सकता है। और इसका प्रयोग मेनली हम इसलिए करते हैं कि ये साउंड नहीं है। क्लियर? इसका पावर फैक्टर क्या होता है? कम। इसकी क्षमता भी क्या होती है? कम। चला लगभग वही 65 से 70% के आसपास वेरिएबल होता है। चला देखो, ये वो चीज हमेशा ध्यान रखना, क्षमता किसी का फिक्स नहीं होता है, इसलिए क्षमता से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि आप पूछा जाएगा तो इतना का डिफरेंस रहेगा तुम मार पाएंगे। क्षमता किसी का फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है कि लॉस हम कितना मिनिमाइज कर रहे हैं। लॉस और लोड दोनों पर निर्भर करता है। लॉस कितना मिनिमाइज कर रहे हैं और लोड कितना कम दे रहे हैं, उसके साथ लोड जितना पर वो डिफाइन है उतना दे रहे हैं या उससे ज्यादा दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारी क्षमता। इसलिए क्षमता का कोई फिक्स क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं। अगर पूछ दिया अप्रॉक्स रहेगा, देख के आपको अंदाजा हो जाएगा। एक परिवर्तक कम्यूटेटर मोटर, नाम है कम्यूटेटर मोटर, इसका मतलब कम्यूटेटर होगा कि नहीं होगा? कम्यूटेटर का काम क्या है?
कम्यूटेटर का काम क्या है? कम्यूटेटर एसी टू डीसी में बदलता है, किसमें? डीसी टू एसी में बदलता है, किसमें? किसमें रे मोटर? लिख लो इसको, पीछे भी लिखा है शायद हम एक बार। एक मिनट रुक, देखो एक मिनट रुक जा दोस्त। ये अगर आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जनरेटर की बात कर रहे हैं हम। ये बल्ब है, ये बल्ब है, चलाती जनरेटर हुआ। ये क्या है? करंट सप्लाई देना तभी घूम रहा है, मोटर हुआ। इसको घुमा रहे थे, क्या मिल रहा है? करंट सप्लाई। क्या हुआ? जनरेटर। ये हमेशा ध्यान रखना, ये आर्मेचर कॉइल है, इसको हमेशा चाहिए एसी। क्या चाहिए इसको? हमेशा क्या चाहिए? एसी। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये जो आउटपुट हमारा क्या है? करंट। यहाँ आउटपुट क्या है? रोटेशन। मोटर में करंट देता है तो रोटेशन होता है, आउटपुट क्या है? रोटेशन। इसका आउटपुट क्या है? करंट। इसमें देखो क्या क्या कम्यूटेटर एसी को किसमें बदल दिया? किसमें बदल दिया? इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? डीसी। यहाँ जो हम डीसी दिए उसको किसमें बदल दिया? एसी। फाइनली आर्मेचर को क्या चाहिए? एसी। अगर इसमें जब भी जनरेट होगा एसी होगा, जब भी जाएगा तो एसी जाएगा। तब ये इसमें जनरेट एसी हुआ, हमको डीसी चाहिए था, क्या लगा दिया? कम्यूटेटर। यहाँ डीसी है, इसको चाहिए एसी, क्या लगा दिया? कम्यूटेटर। इसलिए आप ये नहीं कहिएगा कि कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलता है या डीसी को एसी में बदलता है। कम्यूटेटर दोनों काम करता है, डिपेंड करता है कि जनरेटर में लगा है कि मोटर। अब वही अगर स्लिपिंग होगा, स्लिपिंग क्या करता है? डीसी को स्लिपिंग एसी टू एसी रहेगा। एक मिनट, यहाँ एसी जनरेट हुआ, आप चाहे हमको एसी में, यहाँ क्या लगाना होगा? स्लिपिंग की कम्यूटेटर। स्लिपिंग का कम्यूटेटर का दूसरा नाम क्या है? कम्यूटेटर का दूसरा नाम क्या है? कम्यूटेटर का दूसरा नाम, अरे यार स्प्लिटिंग है ना। अरे समझा कि नहीं? अगर यहाँ आप स्प्लिटिंग लगा दोगे तो ये क्या देगा? एसी जनरेट होता है, एसी दे देगा। बोला, और अगर यहाँ स्प्लिटिंग या कम्यूटेटर लगा दोगे एसी को किसको बदल देगा? डीसी। यहाँ स्प्लिटिंग लगा दोगे डीसी को बदल के क्या देगा? एसी। आर्मेचर को हमेशा क्या चाहिए? क्या चाहिए? एसी। लिख। रिंग किसका होता है? कॉपर का। खुला कॉपर की बंद कॉपर? खुला कॉपर। इंसुलेटर नहीं होता है। सबसे कम साउंड किसमें? हिस्टैरिसीस मोटर। कैपेसिटर लगाने से पावर फैक्टर बढ़ेगा कि घटेगा? आज स्टार्टिंग करंट को लीड करवाएगा कि लैग? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? आप पोल की संख्या बढ़ाएंगे तब। ठीक है ना? बराबर 120 बटा 3। सिंक्रोनस मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? मैग्नेटिक लॉकिंग के। मैग्नेटिक लॉकिंग। सिंक्रोनस मोटर में डीसी एक्साइटेड, सिंगली एक्साइटेड कि डबली एक्साइटेड? आगे बढ़िए। अब देखो कम्यूटेटर हम लोग कहते हैं किससे बना होता है? कॉपर का। लेकिन कम्यूटेटर फास्फोरस ब्रॉन्ज का भी बना होता है। किसका बना होता है? अधिकतर कॉपर, फास्फोरस ब्रॉन्ज और कॉपर दोनों का आता है, लेकिन दोनों की जगह आंसर क्या मानना? फास्फोरस ब्रॉन्ज। लिख लो। कम्यूटेटर बना होता है, कम्यूटेटर बना होता है, अरे कम्यूटेटर भी होता है, कम्यूटेटर बना होता है फास्फोरस ब्रॉन्ज या कॉपर का। स्लिपिंग भी बना होता है फास्फोरस ब्रॉन्ज का। फास्फोरस ब्रॉन्ज या कॉपर का। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, पढ़ोगे तो मिलेगा। अब देखो चला, हम पढ़ रहे हैं, अभी तो पढ़े थे हम लोग सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार का? 2। पहले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़े हम लोग 4 प्रकार का। कौन कौन? स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन और स्टैंडर्ड पोल। ये पढ़े। फिर हम लोग पढ़े सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 2 प्रकार का। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर 2 प्रकार का। कौन कौन? हिस्टैरिसीस रिलक्टेंस मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर। अब हम लोग कम्यूटेटर के आधार, ये तीसरा टाइप है। कम्यूटेटर के आधार पर कम्यूटेटर मोटर हम लोग पढ़ेंगे। ये मुख्यतः कितने प्रकार के? 4। ये चारों पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये 4 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन? ये पूरा चैप्टर लेके जान प्राण जे कौन? कौन मोटर? यूनिवर्सल रिपल्सन मोटर, रिपल्सन इंडक्टर मोटर, प्रत्यावर्ती धारा की एक फेजी मोटर, एसी सिंगल फेज सीरीज मोटर। जिसमें मेनली जो आप लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? यूनिवर्सल। नाम है इसका यूनिवर्सल। क्या नाम है? ये दोस्त मेरे जान लो, ये एसी सप्लाई पर भी चलता है, डीसी सप्लाई। इसका उपयोग मिक्सर ग्राइंडर में करते हैं। हाँ करते हैं। समझ लो प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन मिला दोगे तो 14 बार, 12 से 14 बार यही बोला। अधिकतर मिक्सर ग्राइंडर में किसका हुआ? पूरा पूछा। यहाँ पे जो हर बार पूछा मिक्सर ग्राइंडर। ये चला मिक्सर ग्राइंडर में हम लोग एसी डीसी यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। इसका नाम यूनिवर्सल मोटर इसलिए है क्योंकि एसी डीसी दोनों पर इसका प्रारंभिक वाला गुण ज्यादा होता है। इसलिए मिक्सर ग्राइंडर में अगर आप हल्दी वगैरह डाल भी देते हो तो क्या करता है? प्रारंभिक वाला गुण इसका थोड़ा सा ज्यादा। अब इसकी वर्किंग को समझना होगा, इसका वर्किंग क्या है, इसका क्या क्या यूज है। इसका यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। Specially constructed DC series motor. Let's consider a simplified series motor. I think I get out.
A simple trick will achieve that for both solving would be the question. Complications that could occur. Let's believe that we expect the speed of the curve with it would end almost in the same direction. We don't go looking for okay. Really? Quantify it will perform well. The AC power fluctuating magnetic in okay. अब तुम कहेगा सर कुछ नहीं बुझाया, यही बात है ना। मामला क्या है दोस्त मेरे, ये वो बात तो तुम क्लियर हो गया कि रोटर में कॉइल होगा, रोटर में क्या है, ठीक भी रहा है, कम्यूटेटर भी होगा, कार्बन ब्रश भी होगा। पहले तो तीनों बात तुम कंफर्म हो जाओ, है ना। कार्बन अगर इसका रोटेशन का डायरेक्शन बदलना है, कार्बन ब्रश की लीड को बदल देना। अगर प्लस प्लस लगाओ तो माइनस प्लस कर दो, और अगर फेज न्यूट्रल से लगाओ तो न्यूट्रल से कर दो, ठीक है। इसको एसी डीसी दोनों पर चला सकते हैं। ये जस्ट लाइक अ डीसी मोटर है। डीसी मोटर याद है, डीसी मोटर में क्या करते थे, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल होता था, बीच में कॉइल रखते थे, घूमने लगता था कि नहीं, जस्ट लाइक अ डीसी मोटर है। उसमें कम्यूटेटर लगाते थे, इसमें भी लगाएंगे, उसमें भी कार्बन ब्रश था, इसमें भी है। इसमें अभी जो हम लोग पढ़े थे हिस्टैरिसीस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर में रोटर में कोई कॉइल नहीं था, कोई खांचा नहीं था, है क्या। यूनिवर्सल मोटर में कॉइल भी है, रोटर में खांचा भी है। आई इट इज जस्ट लाइक अ डीसी मोटर। आपको क्वेश्चन पूछता है यूनिवर्सल मोटर किस मोटर के जैसा है, डीसी मोटर, और एसी पर चलेगा डीसी पर दोनों पर। इसमें कार्बन ब्रश होगा, खांचा होगा, कॉइल होगा, रोटर में कॉइल होगा कि नहीं, नहीं होगा। और अगर इसकी गति को बदलना है कार्बन ब्रश की लीड वापस में क्या कर देना, बदल देना। बोलो, इतना बात क्लियर है, पक्का। हिस्टैरिसीस मोटर में रोटर में खांचा, इसमें स्टेटर में खांचा जाते कि रोटर में कहाँ खांचा जाते हैं, हर मोटर में अगर खांचा है तो किसमें जाते हैं, क्लियर है। आगे की कार्रवाई होगी अगली कक्षा। आज हम लोग दोस्त मेरे पढ़ेंगे यूनिवर्सल मोटर, किसको पढ़ने वाले हैं। अब यूनिवर्सल मोटर के बारे में अगर आप बात कीजिएगा तो इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मोटर है, वही पढ़ने वाले हैं हम लोग, यूनिवर्सल मोटर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर 150 क्वेश्चन टोटल प्रीवियस ईयर में होंगे, लगभग 100 मिला के, किसी भी बुक में अगर आप सारा प्रीवियस ईयर पढ़ दीजिए, 150 में 50 क्वेश्चन इसी से, कितना 150 में 50, और आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। हम आपको पूरा का पूरा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ध्यान से समझिएगा, हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा दिखता है सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर, इसका सर्किट डायग्राम ये, ध्यान दीजिएगा, इसी पर सारा चीज आपको पढ़ा देंगे। ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है साउथ, ये ब्रश है, ये क्या है, और ये जो आप देख रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग है, कौन वाइंडिंग है, आप याद कीजिए आर्मेचर वाइंडिंग वगैरह किसमें होता था, डीसी मोटर में कि एसी मोटर किसमें होता था। आप बढ़िया देखिए, यहाँ से एसी या डीसी दोनों सप्लाई दे सकते हैं, बोलो हाँ, एसी या डीसी दोनों सप्लाई देंगे। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एक कनेक्शन यहाँ से गया एसी या डीसी किसी का भी, फिर इसमें फील्ड वाइंडिंग है ना है, याद करो तुम डीसी मोटर उसमें फील्ड वाइंडिंग होता था, ये फील्ड वाइंडिंग फिर कहाँ से जाते हुए ब्रश में गया, अब फिर ये वो कनेक्शन आया जो इसके नॉर्थ पोल से फील्ड वाइंडिंग बनाते हुए कहाँ गया ब्रश में आ गया। अब ये आर्मेचर का कोर है, ये जो देख रहे हो ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये जो देख रहे हो पार्ट बाय पार्ट क्या है कम्यूटेटर, क्या है कम्यूटेटर। ध्यान से समझने की चेष्टा करो। एक नॉर्थ पोल और एक दोस्त मेरे साउथ पोल, बोलो हाँ। इसके बीच में एयर गैप रहेगा ना, ये खांचे बने हुए, ये कॉइल है आपके, क्या है ये, और यहां पर हम दे देते हैं क्या, यहाँ नहीं, कम्यूटेटर के ऊपर, कम्यूटेटर के ऊपर, यहाँ इसके ऊपर, ये कम्यूटेटर है, इसके ऊपर ये कम्यूटेटर है, इसके ऊपर क्या है, कम्यूटेटर के ऊपर क्या होता है, ब्रश। अब एक कनेक्शन आप यहां से मान लीजिए आप एसी या डीसी का कनेक्शन देते हैं, इसमें तो दो टर्मिनल होगा, एसी होगा तो भी फेज एंड न्यूट्रल होगा क्योंकि सिंगल फेज है, और डीसी होगा तो प्लस और माइनस है। डीसी होगा तो क्या होगा, इसको आप यहां से ले जाइए, इसमें फील्ड वाइंडिंग बनाइए, अब फील्ड वाइंडिंग बना के आप इसको लेकर चल जाइए कहां पर, फिर यहां से दूसरा कनेक्शन ले जाइए, फिर इसमें फील्ड वाइंडिंग बनाइए और इसको लेकर चल जाइए कहां पर, ब्रश, ठीक है। ये घटना हम लोग फील्ड वाइंडिंग, अभी तक जो आप स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे उसमें इन रिंग के द्वारा बार को शॉर्ट कर दिया जाता था, कॉइल नहीं लपेटते थे। इसमें आप देखिएगा कॉइल बना रहे हैं, फील्ड कॉइल बना रहे हैं, और यहाँ भी आर्मेचर में कॉइल लपेटा जा रहा है, और ये काम हम कहाँ करते थे, डीसी सीरीज मोटर। अब दोस्त मेरे ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये आर्मेचर है, क्या ये, और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये आर्मेचर का क्रोड है, क्रोड समझते हैं ना, क्रोड जगह पे कॉइल लपेटते हैं। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस पार्ट इज द कम्यूटेटर, क्या ये, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस पार्ट इज द ब्रश, दिखाई दे रहा है ना, ये पार्ट ब्रश है। ये जो आप देख रहे हैं ये फील्ड कॉइल है, और ये जो आप देख रहे हैं ये फील्ड मैग्नेट है, और
ये तो एसी या डीसी सप्लाई है। अब कुछ ना बचा और कोई पार्ट बचा, सब खत्म। अब देखो अगर हम इसकी बात करें, पहला ये एसी एंड नहीं बोलो, यही क्वेश्चन है। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर एसी एंड डीसी चाहिए, मतलब दोनों चाहिए उसको। एसी चाहिए स्टेटर में और रोटर में चाहिए डीसी, सिंक्रोनस मोटर को किसको, लेकिन इसको एसी, ये भी आपके प्रीवियस ईयर एसी या डीसी पावर सप्लाई चाहिए। अब जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं दोस्त मेरे, A to Z ऑब्जेक्टिव, आप जाइएगा आराम से सॉल्व कीजिएगा। 49 को ऑब्जेक्टिव है, लगभग 47 को बनवा दे। अभी आप हम पढ़ा रहे हैं, आप जाके अपने प्रीवियस ईयर का कोई भी किताब ले आइएगा, जो भी मार्केट में प्रीवियस ईयर के हैं, आप लेके उसको बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, एसी या कौन पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई। अब ध्यान दें, हमको ये बताइए इसका जो गति होगा, पहले तो इसके दूसरे नाम पर भी चलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है डीसी या एसी सीरीज मोटर। बोलो हाँ। और आपको पता है सीरीज मोटर बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। इसका मतलब यूनिवर्सल मोटर, जिसको हम सार्वत्रिक मोटर भी कहते हैं, यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक हिंदी में, यूनिवर्सल मोटर बिना लोड के, बिना किसके चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? नहीं चलाना चाहिए। यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाना चाहिए। और इसका जो आरपीएम होगा, बताओ अभी अगर आप इसके प्रयोग की बात करें, इसका प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर, आपका बिहार इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, मिक्सर ग्राइंडर। उसके बाद इसका उपयोग वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर। उसके बाद पोर्टेबल, पोर्टेबल ड्रिल मशीन, ड्रिल को हम लोग वर्मा भी कहते हैं, पोर्टेबल ड्रिल मशीन। उसके बाद इसका उपयोग सिलाई मशीन और मशीन। इसलिए देखा ड्रिल बिट से जब छेद करते हैं ना, तो लोड बढ़ता है तो उसकी गति कम हो जाती है, अन्यथा टूट जाएगा। पता चला छेद रहे, कोई हार्ड चीज मिल गया रास्ता में, लोड बढ़ गया, गति होकर कम हो नहीं किया, हटा हो जाएगा, टूट जाएगा। अब देखो इसकी जो गति होती है वो लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हमको बताइए ड्रिल बिट में, ड्रिल मशीन में, पोर्टेबल ड्रिल मशीन उसको कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। जैसे ये मोबाइल पोर्टेबल है, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं। ये ड्रिल मशीन जो है पोर्टेबल, अगर ये मोबाइल हम कहते हैं ये पोर्टेबल डिवाइस है, क्योंकि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। बाकी आप जैसे ये घर है, ये पोर्टेबल नहीं है। आप देखिए लोड बढ़ेगा, हम यहां से ये कह सकते हैं, हाँ ठीक, लोड अगर बढ़ेगा, लोड क्या होगा दोस्त? बढ़ेगा। तो हमको बताइए कि आप लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम। एन क्या है? एन क्या है? आरपीएम। तो लोड को दोस्त मेरा बढ़ा देगा, लोड को बढ़ा दोगे, यानी अगर मान लो मिक्सर ग्राइंडर में आप अदरक डाले हुए हो इतना, तो इतना डाल, लोड बढ़ेगा ना। लोड बढ़ा देते हैं तो गति क्या हो जाता है? गति कम। और लोड अगर कम कर देते हैं तो गति हमारी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कोई डाउट है? स्टार्टिंग टॉर्क इसका ज्यादा होता है, ये तो पता होगा दोस्त मेरे। एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/5 होता है। बोलो क्यों, कहां से? क्योंकि आपको पता है E बराबर 5ZNP/60 होता है, याद है ना? तो ये दोनों इनवर्सली किधर गया? एन और 5 इनवर्सली प्रोपोर्शनल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पक्का ना? हम बोले तो ये ऐसे, इसको नहीं विश्वास लगा, ऐसे लिखो, एन निकाल लो। एन बराबर हो जाएगा E × 60A/5ZT। तो एन और 5 इनवर्सली प्रोपोर्शनल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद है ना? इसका जो प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है, किसका? यूनिवर्सल मोटर का। इसका प्रारंभिक टॉर्क महत्तम होता है। प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है? प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है? महत्तम होता है। किसका? यूनिवर्सल मोटर का। प्रारंभिक टॉर्क महत्तम नहीं होगा, इसीलिए देखो इसको मिक्सर ग्राइंडर में क्यों यूज करते हैं? प्रारंभ में आप जो अदरक डालते हैं मोटा मोटा रहता है, तो वैसा मोटर हमको लगाना पड़ेगा जो प्रारंभिक धक्का ज्यादा दे सके, क्योंकि प्रारंभ में तो जो चीज हम डालते हैं वो रॉ होता है, कच्चा होता है, बड़े बड़े होते हैं, तब तो उसको काट पाएगा। बोलेंगे तो इसमें प्रारंभिक बल आघूर्ण क्या होता है? अधिक की कम। इसका जो एचपी रेटिंग होता है, जिसको आप एचपी रेटिंग कहते हैं, वो लगभग 1/200 एचपी के बराबर होता है। 1/200 एचपी को पॉइंट में निकालो तो कितना आता है? 0.0 दोगे, फिर 0 दोगे तो 1 2 3 5, इस रेंज में होता है मैक्सिमम। इसका जो एचपी रेटिंग है वो कितना है? 0.005 एच। इसका जो आरपीएम है 1500 से 3000 रोटेशन पर मिनट। इसका एचपी रेटिंग कितना है? 1/200 एचपी, 0.005 एचपी। या इसका आरपीएम कितना है? 1500 से कितना? 3000। 1500 से कितना? और आपको सबको पता होगा कि कोई भी मोटर होगा, उसमें अगर आर्मेचर रिएक्शन को कम करना है, रिएक्शन को कम करना है, रिएक्शन बोले तो एक शब्द इसके लिए आप प्रतिक्रिया कह सकते हैं क्या?
आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया, कभी कभी इंग्लिश में दे देता है हिंदी वाला क्वेश्चन, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का ना, कंपनसेटिंग, हिंदी में कहोगे तो बहुत सारा हिंदी इसका क्षतिपूर्ति वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो आर्मेचर के ब्रश से और ये जो फील्ड कॉइल का कनेक्शन है, ये सब सीरीज में है कि पैरेलल में, इसमें है। अगर आपको इसके गति को बदलना है तो आर्मेचर का ब्रश का जो लीड है वो आपस में बदल देना होगा। लीड समझते हैं ना, इसका कनेक्शन उठा के यहां, इसका कनेक्शन उठा के वहां, तो हम ये कह सकते हैं कि फील्ड वाइंडिंग तथा कार्बन ब्रश आपस में क्या होते हैं, किसमें होते हैं, श्रेणी में होते हैं, इसीलिए तो इसका नाम डीसी सीरीज मोटर है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डीसी सीरीज मोटर। अब देखो, अगर आपको घूर्णन गति बदलनी है, घूर्णन की गति ने को दिशा बदलनी, तो ये कर सकते हैं आप, ये स्टेटर या रोटर के टर्मिनल को बदल दें, टर्मिनल को क्या करें, बदल दें। दूसरा आप कर सकते हैं कार्बन ब्रश के लीड को आपस में बदल दें, लीड को आपस में क्या कीजिए, आपस में बदल दीजिएगा तो गति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी कि नहीं बदलेगी। और इसका स्पीड रेगुलेशन भी आसान है, आप इसके स्पीड को, इसलिए देखिए ग्राइंडिंग मशीन में स्पीड रेगुलेशन हम आसानी से कर लेते हैं कि नहीं, कम ज्यादा आसानी से करते हैं कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड रेगुलेशन करना इसमें क्या है, क्या है इसमें आशा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको टॉर्क को बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है, तो टॉर्क जो होता है वो आर्मेचर धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। आर्मेचर धारा बढ़ा दीजिएगा टॉर्क अपने आप बढ़ जाएगा, आर्मेचर धारा घटा दीजिएगा टॉर्क अपने आप घट जाएगा। तो टॉर्क जो है आर्मेचर धारा के वर्ग का क्या है, समानुपाती, किसके समानुपाती, आर्मेचर धारा वर्ग का क्या है, समानुपाती। क्लियर दोस्त मेरे, इससे आपका जो है लगभग 49 में 47 क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, फिगर बनाना है, बैठ जाएंगे, थैंक यू वेरी मच कर दें, हमको बैठाएगा तो लोग 15 मिनट लिखेगा। रुक जाओ, रुक कोई नहीं लिखे, आ जाओ इधर। देखो दोस्त, इसका जो यहाँ देखो, यहाँ स्टार्टर में वाइंडिंग है ना, बोलो, रोटर में वाइंडिंग है कि नहीं, बोलो, यहाँ देखो कम्यूटेटर लगा हुआ है, यहाँ तो आप देख ही सकते हैं, इसके स्टेटर में भी वाइंडिंग है, रोटर में भी वाइंडिंग, ये स्टेटर का वाइंडिंग है, ये रोटर का वाइंडिंग, बोलेंगे आई साइड देखो यहाँ क्या लगा है, कम्यूटेटर। यह सिंगल फेज एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, 10 बार तो यही पूछा है। लोड के साथ इसकी गति परिवर्तनशील है, लोड बढ़ाएंगे गति कम हो, बोले ना एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड, बताए हैं, लोड बढ़ाएंगे गति घटेगा, लोड घटाएंगे गति बढ़े। सार्वत्रिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर सीरीज कुंडली तथा उच्च प्रारंभिक बला गुण के निम्न प्रारंभिक बला गुण, सीरीज वाइंडिंग की शंट उच्च प्रारंभिक बला गुण के निम्न, तब ना बड़का वर्तिस को काटेगा। ये मोटर 1/3 एचपी से कितना एचपी तक, 1/200 एचपी तक बनाई जाती है। यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए ब्रश के लीड को आपस में क्या करना होगा, इसका कनेक्शन इसमें है, इसका कनेक्शन उसमें। एक यूनिवर्सल मोटर में सामान्यतः ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई, ये जो ब्रश की चौड़ाई है, ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई है, इसका अनुपात कितना है, यानी ब्रश चौड़ा की कम्यूटेटर चौड़ा। हाँ, ब्रश अगर 2 mm का होगा तो 1 mm, 2 सेंटीमीटर होगा तो 1 सेंटीमीटर, यानी ब्रश चौड़ा होता है और कम्यूटेटर पतला होता है। आप इसमें ऐड कर सकते हैं ब्रश और कम्यूटेटर सेगमेंट कितना अनुपात कितना, 2:1। साधारण मिक्सर कितना वाट, 400 वाट विद्युत शक्ति लेता है। फूड मिक्सर कितना, 1500 आरपीएम तक होता है, ये तो भैया 15000 आरपीएम तक होता है, लेकिन दोस्तों इसको हम लोग यूज 1500 आरपीएम तक करते हैं, इसको 1 0 कम कर लो, 1500 आरपीएम तक करते हैं, 15000 रोटेशन पर मिनट हो जाएगा, जुलूम हो जाएगा। सार्वत्रिक मोटर की चाल देखो, गति और टॉर्क का समीकरण है, यह है गति और ये क्या है टॉर्क। ये ग्राफ किसके लिए है, एसी के लिए, और ये ग्राफ किसके लिए है, डीसी। ये ध्यान रखना कि अगर डीसी पावर सप्लाई हम देंगे तो टॉर्क ज्यादा मिलेगा कि कम, एसी देंगे तब। ये वो चीज और ध्यान रखना, अगर डीसी मोटर है, डीसी मोटर में डायरेक्ट आप एसी दे दीजिएगा,
पहले तो पावर फैक्टर आपका कम हो जाएगा, स्पार्किंग आपका बढ़ जाएगा, लॉस जो है क्षति, जो ईडी धारा क्षति और हिस्टेरिसिस क्षति है, वो क्षति भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे डाउन एरो जानते हैं ना, स्पार्किंग अधिक और क्षति भी क्या अधिक। सार्वत्रिक मोटर की चाल आपूर्ति की आवृत्ति से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। कम आवृत्ति पर ये ज्यादा बढ़िया होता है, ये चीज भी ध्यान रखना। लो फ्रीक्वेंसी पर बढ़िया चलता है। यूनिवर्सल मोटर की अगर हम बात करें, ये लो फ्रीक्वेंसी पर ठीक चलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो फिक्स ना है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स है। देखो लो फ्रीक्वेंसी तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी, 0। आपको कहेगा एसी पर बढ़िया चलेगा कि डीसी पर, कहेंगे डीसी पर। बोलेंगे यहां से हम कह सकते हैं किस पर ठीक चलेगा, डीसी पर ठीक चलता दोनों पर है। बढ़िया देख लो, डीसी की जगह एसी तो क्या होगा, पावर फैक्टर कम होगा, पार्किंग अधिक होगा, क्षति अधिक होगा, लेकिन हमारा काम चलेगा बहुत आसानी से। यह यूनिवर्सल मोटर का अभिलाक्षणिक वक्र है। देखो ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, यह वक्र गति और टॉर्क के बीच का अभिलाक्षणिक वक्र है। किसके बीच, ये है गति और ये क्या है, टॉर्क। यूनिवर्सल मोटर उच्च प्रारंभिक बलागुण की निम्न, उच्च की निम्न। यदि आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया जाए, यूनिवर्सल मोटर काफी क्या होगा, स्पार्क। तुम शॉर्ट सर्किट करो या ओपन सर्किट करो, इसमें स्पार्किंग बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसको जल्दी ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सल मोटर में भारी स्पार्किंग होने का मुख्य वजह क्या है, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा स्पार्किंग। कुछ भी उल्टा हो गया तो क्या होगा, स्पार्किंग। पहला तो आर्मेचर कम्यूटेटर का गलत संयोजन, ये आर्मेचर कॉइल जगह से सकता है, अगर गलत संयोजन आप कर दोगे। दूसरा, क्षेत्र कुंडली का लघु पतन, फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट कर दोगे। बियरिंग का गिर जाना, कम्यूटेटर में प्रयुक्त अवरक्त सिरों पर उसकी सतह का क्या हो जाना, ऊपर उठ जाना। यहाँ जो है सतह ऊपर उठ जाएगा तो स्पार्किंग होने लगेगा। इस मोटर का उपयोग सिलाई मशीन की मोटर, टेबल पंखा, पोर्टेबल ग्राइंडर मतलब जो एक जगह दूसरी जगह जिस ग्राइंडर को ले जा सकते हैं, पोर्टेबल ड्रिल, हेयर ड्रायर, रसोई उपकरण, जूसर, मिक्सी, शेविंग मशीन इत्यादि में किया जाता है। यही क्वेश्चन जो है तुमको जो अभी तक पूछा है, सिलाई मशीन, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, इतना तो तुमको पूछा है। मिक्सी हो गया तो मिक्सी, ग्राइंडर सब लगभग एक की बात है, ये तीनों हाईलाइट कर लो, एकदम पूछा है। मतलब दैनिक जीवन में देखो, ये सब में अगर नहीं यूज करेंगे ना, तो ज्यादा बाल आने के बाद अगर ये अपना स्पीड कम नहीं किया तो नोचने देगा। तो उसमें इसका भी वही मामला है, लोड, इस पर भी लोड ज्यादा पड़े तो इसकी गति को कम हो जाना चाहिए। इस पर भी लोड ज्यादा पड़े तो इसकी गति को कम हो जाए। गति कम होगा तब ना बलागुण ज्यादा मिलेगा, बलागुण ज्यादा मिलेगा तो बल ज्यादा मिलेगा, बल ज्यादा मिलेगा तो क्या करेगा, छेदा जाएगा, कटा जाएगा। अरे अगर छेदा जाएगा, ये तो पता है ना कि अगर बलागुण गति कम, तो जैसे इसका लोड बढ़ेगा इसका गति कम, गति कम तो बलागुण ज्यादा। यही काम डीसी सीरीज मोटर में होता था, इसलिए ओकर प्रयोग कहां करते थे, अधिक लोड के लिए कि कम लोड के लिए, अधिक लोड के लिए। कुछ पॉइंट इसमें ऐड किए हैं, आप इसको आराम से इत्मीनान से लिख लीजिए। अभी तुम लोग फिगर बना रहा था, आराम से बनाओ, वो कर लेगा ना, कुछ नहीं ऐसे वैसे कर सकते हो। हम क्लिक किए हुए, यहाँ पे क्लिक करके हाथ पे क्लिक किया हुआ है, कहीं क्लिक नहीं करना है। अब तुम समझ लो तो 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन यहीं से जाके बनाना, हमारा पर विश्वास नहीं होता। हम चले नहीं, बैठेंगे संतोष रहेगा ना रे, पैसा वसूल हो रहा है। आई वाइंडिंग दो प्रकार का होता है, एक लैप वाइंडिंग, एक वेव वाइंडिंग। ये बताने की जरूरत ना है, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग में वोल्टेज बढ़ाने के लिए। हाँ हो गया, तो हमरा जाने दो, वो हम बुझ गए। अभी 20 तक तुम लोग छापेगा, और कुछ लोग हैं जो चल भी जाएगा। हाँ ये पक्की है। थैंक यू वेरी मच। कल फिर हमने लिखेंगे, लिख के जाना, 50 को क्वेश्चन घर पे जाके बना के देखो। हम लोग कम्यूटेटर मोटर में कल पढ़े थे, यूनिवर्सल मोटर ना, एसी पर कि डीसी पर, दोनों पर पक्का ना। एक लाइन चला, इसमें लिख लेना, इनामेल्ड कॉपर होता है। यही नहीं चला, हर जगह जहां भी कॉइल लपेटने के लिए लेते हैं इनामेल्ड कॉपर लेते हैं। इनामेल्ड कॉपर वो कॉपर होता है जो लचीला होता है, जिसके कारण आप उसको मोड़ मोड़ के वाइंडिंग लपेट सकते हैं। लिख लो, वाइंडिंग के तार इनामेल्ड कॉपर के बने होते हैं। इनामेल्ड कॉपर के बने होते हैं, जिसके कारण वो लचीले होते हैं।
जिसके कारण वो क्या होते हैं, लचीले होते हैं। जिसके कारण वो क्या होते हैं, लचीले। ठीक है, अब देखो फिर आगे क्या। परिवार का सदस्य आगे क्या, ये तो लिखने ही नहीं दे रहा है। गू लग गया, गू है अब स्टेज पे। अब देखो ठीक हो गया। अब दोस्त मेरे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्तुतियां नहीं पढ़िए। अब चलते हैं हम लोग अपनी दुनिया में। द नेम ऑफ द टॉपिक इज रिपल्सन मोटर। कौन मोटर? रिपल्सन मोटर क्या है? एक बात बताइए, रिपल्सन क्या है? पहले चक्कर पर आइए, इसके अलग अलग कंडीशंस हैं। रिपल्सन मोटर कैसे घूमता है? ये अगर नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है ना, और ये आपका क्या है, स्टेटर है, ये रोटर है। क्या है ये? रोटर है। इसके बीच में वाइंडिंग लपेटा हुआ होगा, और ये मान लीजिए क्या है, कार्बन ब्रश है। ये कार्बन ब्रश है। आप गौर किए होंगे यूनिवर्सल मोटर में जो कनेक्शन था वो सेम था ये मामला, लेकिन कैसा कनेक्शन था, यहां से एक पावर सप्लाई निकलता था, चाहे वो एसी या डीसी, इस पर लपटा के इससे जुड़ा होता था, याद है? और यहां से कनेक्शन निकलता था, हाँ इतनी जुड़ा हुआ था। अगर आपको याद नहीं है, इस टाइप से भी आप जोड़ सकते हैं। ये जो कनेक्शन निकलता था यहां से किधर गया, हाँ ये कनेक्शन ये भी दूसरे तरीके से भी जोड़ दिया है, ऐसे भी जुड़ेगा। कल जो हम आपको एक फोटो दिखाए थे वैसे भी जुड़ेगा, लेकिन ऐसे, याद है ना? यहाँ से वो पावर सप्लाई दिए फील्ड वाइंडिंग को, फील्ड वाइंडिंग से फिर आ गया कहाँ, कार्बन ब्रश में आया, फिर यहाँ से वो सप्लाई दिया फील्ड वाइंडिंग को, या फिर यहाँ से कहाँ चल गया कार्बन ब्रश। यही मामला था। ये समझ में आ रहा है? या नहीं तो ऐसे भी जो ये ऐसे जोड़े हैं, या तो ऐसे जोड़िए, इनको ये यूनिवर्सल मोटर का है, या इससे गया फील्ड वाइंडिंग बनाया, फील्ड वाइंडिंग बना के वो कहाँ जुड़ गया, ब्रश में, फिर यहाँ से गया फील्ड वाइंडिंग देन कार्बन ब्रश। या इसका जो ऐसे भी ये भी यूनिवर्सल मोटर है, ये कनेक्शन लेके गया इसके फील्ड वाइंडिंग में, इसके फील्ड वाइंडिंग में ये वो कनेक्शन इसके सीधे फील्ड वाइंडिंग में ले जाकर फिर इसके फील्ड वाइंडिंग में चले गया, और जाते हुए इसके कार्बन ब्रश में चला गया, वो सीधे कार्बन ब्रश। दो उपाय है, या तो एक क्यू कनेक्शन आप ले जाइए, एक क्यू कनेक्शन ले जाइए इसके फील्ड वाइंडिंग में, इसके फील्ड वाइंडिंग में जोड़ते हुए कार्बन ब्रश में ले जाइए, आगे वो सीधा कार्बन ब्रश में जोड़ दे। ठीक है, या नहीं तो ये यहाँ से कनेक्शन ले जाइए और यहाँ फील्ड वाइंडिंग होते हुए यहाँ जोड़िए, फिर यहाँ से फील्ड वाइंडिंग होते हुए यहाँ जोड़िए। ये कौन मोटर है? यूनिवर्सल मोटर। ठीक है ना? इसमें हम ये कह सकते हैं कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग और ब्रश एक दूसरे के सीरीज में होते हैं, इसलिए तो इसका नाम था डीसी सीरीज मोटर। बहुत बढ़िया बात। अब हम चलते हैं रिपल्सन मोटर पर। रिपल्सन का मतलब विकर्षण की आकर्षण, रिपल्सन मोटर पर। रिपल्सन मोटर का जो कनेक्शन होता है सेम होता है, ऐसे ही थोड़ा सा खाली डिफरेंस होता है। ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यहां पर आप इसको, ये आपका कम्यूटेटर हो गया, ब्रश को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ये क्या हो गया? ये जो देख रहे हैं कम्यूटेटर, ये हो गया रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग, वन वाइंडिंग, और ये हो गया खांचा। अब आप एक इनपुट सप्लाई यहां से जोड़ दीजिए, एक इनपुट सप्लाई यहां से जोड़ दीजिए, इसकी पावर सप्लाई, कौन पावर सप्लाई जो सिर्फ एसी पर चलेगा, डीसी पर नहीं चलेगा। और ये जो ब्रश है ना, इसको आपस में शॉर्ट कर दीजिए। दोनों में फर्क लग रहा है? ये आपस में क्या था, सीरीज, ये आपस में सीरीज है क्या? ये ब्रश दोनों आपस में इसके क्या है, शॉर्ट। ठीक है, अब मामला क्या है, ये ऐसे में ब्रश लेकिन ये चला इस पोजीशन में, ये चलेगा नहीं, इसको लगभग 45 डिग्री के कोण पर रखना होगा। एक्चुअली 45 पर ही रहता नहीं है, 15 से 20 पर रहता है, लेकिन एक्चुअली में रखना कितना पर है, 45। ध्यान देना। अब क्या होगा, यहाँ नॉर्थ पोल है, करंट दिए, चुंबकीय बल रेखा निकला, इस आर्मेचर कॉइल से कटेगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, इसमें मैग्नेटिक लाइन से फोर्स जनरेट होगा, वो मैग्नेटिक लाइन से फोर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर नॉर्थ बनाएगा, और यहाँ पर क्या बनाएगा, साउथ। और ये एक सेकंड में 50 बार नॉर्थ साउथ बनाएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है। और ये काम, ये जैसे हम एक एसी करंट, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, स्टेशनरी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो ये इसको ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके कॉइल के द्वारा कटेगा, तो कॉइल के द्वारा कटेगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि फेराडे कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल के तार के द्वारा कटेगा तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? ईएमएफ जनरेट होगा, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगे, नॉर्थ साउथ पोल बनेगा, नॉर्थ साउथ पोल बनेगा, नॉर्थ नॉर्थ में विकर्षण होगा, नॉर्थ नॉर्थ में विकर्षण होगा, इधर की तरफ एक टॉर्क लगेगा, इधर साउथ साउथ में विकर्षण होगा, इधर की तरफ एक टॉर्क लगेगा, मोटर घूमने लगेगा। समझना बहुत आसान है, मशीन सबसे आसान पार्ट है, लेकिन टिप्स पूछोगे तो मशीन बहुत भारी है। अच्छा लगे, कितना सिंपल है। हम अगर यहाँ नॉर्थ नॉर्थ देंगे, इधर क्यों धक्का लगाएंगे, साउथ साउथ देंगे, इधर तो कभी नहीं जाएगा, इधर क्यों धक्का लगाएंगे, धक्का लगाएगा, घूमने लगेगा मोटर। बोलो, आप तो उसके लिए ध्यान देना। ये अगर कभी डीसी करंट में हो सकता है क्या?
ये जब भी होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तभी होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है एसी में। हम यहाँ से एसी करंट दिए कि नहीं दिए, करंट देने के बाद एकरा से चुंबकीय बल रेखा निकला, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्टेशनरी, रोटेटिंग चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ साउथ एकरा से निकला, एकरा में एक कॉइल से कटा करें तो जो चुंबकीय बल रेखा निकला वो कॉइल से कटा, अब कॉइल से कटेगा ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ इसमें जनरेट हुआ, ईएमएफ जनरेट हुआ, ये भी करंट इसमें तोड़ने लगा, ये भी विद्युत चुंबकीय तरफ व्यवहार करेगा, विद्युत चुंबकीय तरफ व्यवहार करेगा, विद्युत उत्पन्न होती है, चुंबकीय बल रेखा निकलेगा, ये भी एक नॉर्थ और एक साउथ बनेगा। यहाँ नॉर्थ नॉर्थ जब बनेगा तो क्या होगा विकर्षण, इधर भी साउथ साउथ बनेगा तो क्या होगा विकर्षण, क्या हो जाएगा क्लियर। इसी को कहते हैं रिपल्सन मोटर, क्या कहते हैं इसको, रिपल्सन मोटर। अब दूसरे मामला क्या है, देखो अगर ये नॉर्थ नॉर्थ रहे साउथ साउथ रहे, इस स्थिति में कोई रोटेशन नहीं होगा, 90 डिग्री पर होगा तब भी कोई रोटेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ रोटेशन होगा, ध्यान देना। अगर ये साउथ है, इसमें करंट दिया ना, इधर से इसमें करंट दिया, ये हो इधर से इसमें करंट दिया, इधर से इसमें करंट दिया, सेम मामला यहाँ है। बोलो हाँ, यहाँ अगर नॉर्थ जनरेट हुआ, यहाँ भी नॉर्थ जनरेट हुआ, यहाँ साउथ जनरेट हुआ, यहाँ भी साउथ, तो ये मोटर रोटेट नहीं करेगा, इसका रोटेशन हो जाएगा जीरो। कुछ लोग कहेंगे इसका कहीं नहीं रोटेट करेगा, क्योंकि जितना बल ये लगाएगा उतना ही बल ये भी लगा देगा, कभी रोटेशन होगा। यहाँ भी, यहाँ कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री, ये भी रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ इसका नॉर्थ पोल बना, यहाँ इसका मान लो साउथ पोल बनेगा, यहाँ साउथ बना, यहाँ क्या बनेगा नॉर्थ बनेगा, कुछ भी बन जाएगा, ये भी रोटेशन नहीं करेगा, क्योंकि जितना बल इधर से ही लगाएगा उतना ही बल इधर से ही लगा देगा। मोटर को लॉक होने से बचाने के लिए मोटर को तिरछा रखा जाता है, मोटर के रोटर को तिरछा रखा जाता है। क्वेश्चन है आपका, तिरछा रखना चाहिए 45 पर, लेकिन रहता है 15-25 पर, कहीं कहीं बुक में 15 से 20 भी देता है। अब ये कह सकते हैं रिपल्सन मोटर को घुमाने के लिए ना ही समानांतर रखना है और ना ही लंबवत रखना है, उसे कितना डिग्री पर रखना है 45 डिग्री, लेकिन 45 पर नहीं पाता, प्रैक्टिकली वो 15 से 20 पर रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रिपल्सन मोटर को रोटेट करवाने के लिए रोटर को कैसा रखना पड़ेगा, तिरछा के समानांतर की लंबवत, तिरछा रखना होगा। क्लियर है, बोलिए। अब देखो दूसरा, हम ये कह सकते हैं, इसको तो नहीं पढ़ते हम लोग, इसमें आते हैं रिपल्सन मोटर में आते हैं ना, हम सिर्फ कनेक्शन आपको दिखा रहे हैं। हम इसमें दोस्त मेरे कह सकते हैं कि दोनों ब्रश आपस में शॉर्टेड रहता है, और शॉर्ट करने से क्या होता है, हम सिंपल सा फंडा समझिएगा। अगर आप दो तार को आपस में शॉर्ट कर देते हैं, तो शॉर्ट कर दीजिएगा तो आपको पता होगा शॉर्ट सर्किट होने से धारा का मान महत्तम हो जाएगा, तो धारा का मान जब महत्तम हो जाएगा चुंबकीय बल रेखा भी तो महत्तम हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखा महत्तम हो जाएगा, ज्यादा करंट जनरेट होगा, ज्यादा नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा। इसलिए इसमें ब्रश को सीरीज में नहीं रख के ब्रश को आपस में क्या करते हैं शॉर्ट। आइए, इसका मतलब ये डीसी कंपाउंड मोटर की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि इसमें पैरेलल में फील्ड बनेगा। ऐसा व्यवहार करेगा, डीसी कंपाउंड मोटर की तरह व्यवहार करेगा, ब्रश इसमें शॉर्टेड रहता है, ब्रश क्या रहता है शॉर्टेड। अब इसका अगर आपको डायरेक्शन बदलना है, डायरेक्शन बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, आप यहाँ इसे रखोगे तो ऐसे घूमेगा, यहाँ इसे रख दोगे तो ऐसे घूम जाएगा। खाली आप एंगल बदल दोगे तो गति क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, या ब्रश की स्थिति कोई बदल दोगे तो गति क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, डीसी कंपाउंड मोटर की तरह व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, पहले छोटा सा फिगर बनाइए फिर बताते हैं। छोटा फिगर बनाइए, वैसे आपके पास तो कॉपी है। रोटर को स्टेटर में सटा दीजिएगा तो कैसे होगा, ऐसा मोटर जो कल्पना से परे है। तार तो ऐसे लगा लगता फ्री में मिला, दोनों रोटर सट गया रे, तब 2 मिनट रोटर चलेगा ऐसा बकलिंग मारेगा कि अरे बैक ईएमएफ तो जनरेट होगा, होगा नहीं, वही बैक ईएमएफ के कारण नॉर्थ पोल साउथ पोल बन रहा है। तो सवाल पूछ रहा है कि नमक मीठा क्यों होता है। जिस चीज का हमको यहाँ काम नहीं है हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। बैक ईएमएफ तो हर मोटर में अगर कहीं पर भी चालक तार है तो वहां 5 एम्पीयर 60 जनरेट हो गया करेगा, ठीक है, हो गया। अरे हुआ, आप देखो, अरे हुआ, बताओ इसमें स्क्वायरल केज रोटर होगा कि नहीं होगा, होगा, हमारे स्पेक्ट्रम में स्क्वायरल केज रोटर होगा, इसमें नॉन साइलेंट होगा, नॉन साइलेंट रोटर होगा। एक बात बताओ, अगर लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग के बारे में जानते हो, इसका जो रोटर होगा, रोटर पे चूंकि कॉइल है, रुक जाता लिखना, रोटर में लैप वाइंडिंग भी होगा और क्या होगा वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग होगा तो ये वोल्टेज को क्या करेगा, घटाएगा, और ये वोल्टेज को क्या करेगा, जब बढ़े हुए वोल्टेज के साथ हम लोग इसको यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें रोटर को कैसा रखा जाएगा, तिरछा की टेढ़ा, तिरछा टेढ़ा है कि नहीं, रोटर कितना डिग्री के कोण पर रहेगा, 45 डिग्री पर होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कितना होता है 15 से 25 ना। आइए दोस्त मेरे, कितना एचपी तक बना सकते हैं हम लोग, कितना एचपी तक, 10 एचपी तक बना सकते हैं। और ये डीसी सीरीज मोटर है कि डीसी शंट मोटर की तरह व्यवहार करता है,
शंट कहिए या डीसी कंपाउंड कहिए, दोनों चलेगा। लिख। इस सप्ताह लग जाएगा लगता है। हो गया? अरे बढ़े, अरे बढ़े, अरे बढ़े। हाँ, ये रोटर को 45 से रख रही। नाम देखो, नाम है ब्रश। नेक्स्ट पॉइंट लिखो लिखो लिखो। ब्रश आपस में क्या रहता है? तो उसमें शॉर्ट सर्किट रहता है। ब्रश आपस में क्या रहता है? शॉर्ट सर्किट। ब्रश आपस में क्या रहता है? शॉर्ट सर्किट रहता है। ब्रश के तिरछेपन को बदलकर या ब्रश की स्थिति को बदलकर गति बदला जा सकता है। गति का क्या जा सकता है? बदला जा सकता है। यही लिखा लिखा पढ़ाने में ना, यही समझते हैं। हमको तो थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन टाइम बहुत बर्बाद होता है। हो गया? अरे हुआ? बता, 90 डिग्री पर या 0 डिग्री पर ब्रश फील्ड के साथ रहेगा तो रोटेशन कितना? बोलो ने, रोटेशन कितना? रोटेशन हो जाएगा 0। अब तिरछा रहेगा तो रोटेशन होगा। तिरछा रहेगा तो क्या होगा? रोटेशन होगा। हो गया? लिख लिख लिख। अब देखो, इस स्थिति में रोटेशन 0, इस स्थिति में भी रोटेशन 0, इस स्थिति में रोटेशन होगा। अब देखो रिपल्सन मोटर, पता चला कम्यूटेटर मोटर का 3 भाग था। ये हम कह सकते हैं, ये कम्यूटेटर मोटर का एक पार्ट है, एक भाग है। याद करो, कम्यूटेटर मोटर का ही ना एक भाग है। कौन मोटर? रिपल्सन मोटर। कौन मोटर? रिपल्सन, रिपल्सन इंडक्शन मोटर। ये हम कह सकते हैं, ये कम्यूटेटर मोटर का एक क्या है? भाग है ना। कहते हैं दोस्त मेरे, देखो तभी कनेक्शन समझ में आ रहा है। यहाँ से किधर सप्लाई चाहिए? इसी सोर्स है, एगो यहाँ दे दिया, एगो यहाँ दे दिया, इतना यहाँ से जो आगे बताते रुक नहीं भाई, यहाँ बढ़ाता है। देखिए दोस्त मेरे, आप ही जान लीजिए कि स्क्वायरल केज रोटर ये है आपका कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर, ये स्क्वायरल केज रोटर है। स्क्वायरल केज रोटर का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमको वाइंडिंग लपेटने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हम तुमको लिखा है नॉन साइलेंट होता है। नॉन साइलेंट होता है मतलब सिलिंड्रिकल होता है। ऐसा होता है बेलना का, जिससे हमको गति ज्यादा मिलती है, और गति ज्यादा मिलती है टॉर्क कम मिलती है। लेकिन टॉर्क हम हमेशा बच्चों को कि कम और ज्यादा कंपैरिजन का चीज है, सीधा स्टेटमेंट नहीं दीजिए कि कम है कि ज्यादा है। जो चीज आपको हमको आ रही है ज्यादा है, वो दूसरे की तुलना में कम हो सकता है। हम यहाँ स्क्वायरल केज रोटर भी यूज करते हैं। स्क्वायरल केज रोटर क्या है? आप बार लेते हैं कॉपर का और उसको इन रिंग के द्वारा क्या करते हैं? शॉर्ट करते हैं। लगभग जगहों पर जहां हमको छोटा मोटर यूज करना है, हम वहां स्क्वायरल केज रोटर यूज कर लेते हैं। खाली ये को में नहीं करते। कहां? यूनिवर्सल मोटर। अब देखिए, यूनिवर्सल मोटर में हम बोले थे कि जो रोटर होता है उस पर भी हम लोग क्या लपेटते हैं? कॉइल लपेटते हैं। कहते हैं यह एक फेजी दिक परिवर्तक मोटर है। यह कैसा स्टार्टिंग है? सेल्फ स्टार्ट। इसमें लैप और वेव कम्यूटेटर मोटर है ना। ये क्या कम्यूटेटर के कम्यूटेटर है? कम्यूटेटर मोटर का ही प्रकार है यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर, रिपल्सन इंडक्शन मोटर। ये तीनों क्लियर है? ये तो यूनिवर्सल मोटर है। इसका उपयोग खराद का मतलब होता है लेद, लेद मशीन, कंप्रेसर, घरेलू फ्रिज, पेट्रोल पंप, मशीन टू लिफ्ट, हाईएस्ट मतलब होता है लिफ्ट जो उठाने वाला होता है, मिक्सिंग मशीन इत्यादि स्थान पर करते हैं। लेकिन मिक्सिंग मशीन जो होता है, जिसको आप ग्राइंडर या मिक्सी कहते हैं, वो आंसर क्या मारिएगा? यूनिवर्सल मोटर। अब चला देखो, आप तुमको सर वहां भी है, यहाँ भी है, हम लोग की मारेंगे क्या मारिएगा? यूनिवर्सल। प्रतिकर्षण मोटर के अभिलक्षण कंपाउंड डीसी मोटर के समान। क्योंकि आप कंपाउंड डीसी मोटर के समान है तो बताओ, या तो एक डीसी सीरीज मोटर, एक डीसी शंट मोटर, एक डीसी कंपाउंड। कंपाउंड में वेरिएशन लोड के हिसाब से कम होता था कि ज्यादा? कम होता था। सबसे ज्यादा वेरिएशन किसमें था? डीसी सीरीज मोटर। प्रतिकर्षण मोटर की संरचना जटिल तथा मूल्य भी क्या होता है? कुछ होता है। इसलिए जटिल है क्योंकि भैया कार्बन ब्रश लगा हुआ होता है, उधर कॉइल आपका दोनों में जुड़ा हुआ होता है, इसकी संरचना थोड़ी सी जटिल है। रिपल्सन मोटर की गति लोड पर निर्भर, लोड पर तो सबका गति निर्भर करता है। लोड बढ़ा देंगे तो गति कम, लोड घटा देंगे तो गति ज्यादा। खाली एक को कौन था? सिंक्रोनस मोटर। आगे आएगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर। उस सब लोड के थोड़े बहुत घटने बढ़ने पर बहुत ज्यादा असर तो पड़ता है। प्रतिकर्षण मोटर का शक्ति गुणांक भी क्या होता है? निम्न होता है। प्रतिकर्षण मोटर में निम्न कमियां हैं। ब्रश में स्पार्क करने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि ब्रश आपस में शॉर्ट होता है। जो शॉर्ट होगा वो आपस में क्या करेगा? स्पार्क करेगा। निम्न पावर फैक्टर होता है। लोड के साथ गति में क्या होता है? बदलाव। लोड बढ़ेगा गति कम हो जाएगा, लोड घटेगा गति बढ़ जाएगा। इस मोटर का लाभ क्या है? इसमें कोई ऑप्टिकल सेंट्रीफ्यूगल स्विच है? ऐसा कोई स्विच है जो वाइंडिंग को अलग करे? 75% से ज्यादा स्पीड पर वाइंडिंग अलग होता था। वो कहां लगा होता था? याद कीजिए। स्प्लिट फेज में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। याद है? प्रारंभिक वाला इसका क्या होता है? कुछ कितना एचपी तक? 10 एचपी तक बनाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू फ्रिज, पेट्रोल पंप, इत्यादि में करते हैं। अब सेम है चला प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर, रिपल्सन इंडक्टर मोटर। इसका भी उपयोग एक रिपल्सन इंडक्टर मोटर। इंडक्शन मोटर आप कर सकते हैं। इसमें इंडक्टर को काट के कर दो, DION, रिपल्सन प्रेरण मोटर।
इस प्रकार के मोटर में कितना एचपी तक सेम है, वो है ये लगभग सेम। आजकल इस मोटर का प्रचलन अधिक है क्योंकि इसका गुण डीसी कंपाउंड मोटर के क्या होता है समान, दोनों लगभग सेम। इसका प्रारंभिक वाला गुण भी इसका क्या होता है उच्च, और स्पीड क्या होता है अधिक। प्रारंभिक धारा कम तथा पावर फैक्टर क्या होता है उच्च। प्रारंभिक धारा कम रहता है लेकिन इसका पावर फैक्टर उच्च। प्रतिकर्षण मोटर का रोटर कैसा होता है, स्पाइरल केज होता है, नॉन साइलेंट टाइप होता है। यही आपका प्रतिकर्षण इंडक्टर मोटर। जहां उच्च प्रारंभिक वाला गुण, कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है उन स्थानों पर इसका उपयोग करते हैं। लिफ्ट, एयर पंप, हॉइस्ट, कंप्रेसर इत्यादि में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। प्रतिवर्ती धारा एक फेजी मोटर, कौन मोटर, एसी और सिंगल फेज। एसी और क्या सिंगल। यह मोटर यूनिवर्सल मोटर के समान ही होता है परंतु किस पर काम करता है, किसके समान होता है, यूनिवर्सल मोटर। इसका उपयोग एसी के सीरीज मोटर का मुख्य महत्वपूर्ण विद्युत संकर्षण सेवाओं में 1600 किलोवाट 200 से 600 वोल्ट और 15 से 25 कूलम पर सेकंड सप्लाई पर किया जाता है। कूलम पर सेकंड मतलब हो गया आवेश प्रति सेकंड पर यह किया जाता है। यहां से दोस्त मेरे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रिपल्सन मोटर का जो क्वेश्चन आपको पूछा है रिपल्सन मोटर में, वही कि जब इसको कितना एंगल पर रखेंगे तो टॉर्क महत्तम होगा 45 डिग्री, और कितना पर रखेंगे टॉर्क शून्य होगा। 90 पर और 0, 90 पर और किस पर 0 रखेंगे टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, शून्य। 90 पर और 0 पर रखेंगे टॉर्क का मान कितना होगा, 0। 45 पर रखेंगे टॉर्क का मान। यही एकमात्र रोटर मोटर है जिसमें दोनों ब्रश को आपस में क्या करते हैं, शॉर्ट क्या करते हैं, और ये डीसी कंपाउंड मोटर के जैसा बिहेव करता है, जबकि यूनिवर्सल मोटर डीसी एसी या डीसी सीरीज मोटर की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, ये रिपल्सन के सिद्धांत पर काम करता है। रिपल्सन का मतलब होता है धकलाव बल, प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इसका प्रारंभिक बल गुण अधिक होता है। रोटर में जो वाइंडिंग होता है, जब भी वाइंडिंग लपेटेंगे एक लैप और दूसरा वेव है। आप ऑलरेडी लैप और वेव का जानते हैं कि नहीं जानते। रोटर तिरछा होगा तभी चलेगा, सीधा और 90 डिग्री पर होगा तो नहीं चलेगा। कितना एचपी तक यूज करते हैं। अब ब्रश को आपस में शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो करंट का मान महत्तम होगा कि नहीं होगा, हां लिख लो। ब्रश को आपस में शॉर्ट सर्किट करने पर करंट धारा का मान, ब्रश को आपस में शॉर्ट करने पर धारा का मान महत्तम होता है। धारा का मान महत्तम होता है जिसके कारण उत्पन्न फ्लक्स भी अधिकतम होता है। उत्पन्न फ्लक्स भी अधिकतम होता है। देखा, ये वो चला ब्रश को जो आपस में हम लोग जोड़ते हैं, ये जो शॉर्ट करते हैं, इस तार का नाम है जंपर तार। यही वो क्वेश्चन चला पूछा है प्रीवियस ईयर। कौन तार है ये, लिखेगा इस फिगर में लिख दीजिए तो पता चल जाएगा। यहां लिख लीजिए, लिखेगा वह तार जो ब्रश को आपस में शॉर्ट करता है उसे जंपर तार कहते हैं। उसे कौन तार कहते हैं, जंपर तार कहते हैं। हो गया। अब एक बात बताओ, इसका इनपुट सप्लाई का टर्मिनल को बदल देंगे तो क्या इसकी गति बदलेगी, नहीं बदलेगी। केवल और केवल ब्रश के लीड आपस में बदलेगा तभी इसकी गति बदलेगी। इसका वाइंडिंग जो स्टेटर का जो वाइंडिंग है इसकी दिशा बदलने से नहीं बदलेगी, केवल और केवल इसकी दिशा बदलने से बदलेगी। आप लिखिएगा रिपल्सन मोटर क्या हुआ, बंद कर दिया आज छोटा। रिपल्सन मोटर एकमात्र ऐसा मोटर है जिसमें स्टेटर के संयोजन को बदलने से इसकी गति नहीं बदलती। स्टेटर के संयोजन को बदलने से इसकी गति नहीं बदलती। स्टेटर के संयोजन के बदलने से इसकी गति नहीं बदलती। क्या करना होगा, ब्रश के तिरछेपन को चेंज करना होगा या ब्रश के लीड वापस में क्या करना होगा, बदलना होगा, तभी गति बदलेगा। और ये आपका लगभग सारा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का बना के देखिएगा, आपसे बनेगा। हाँ आइए सर उत्तम कल लिखा देंगे, कल है नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू। लिखाएंगे नहीं, सेल्फ स्टार्ट होगा, लिख लो सेल्फ स्टार्ट है, बताइए सेल्फ स्टार्ट होगा। एक लाइन आए नहीं तरीके, एक लाइन पर लिख लो सेल्फ स्टार्ट होता है। अलग से इसको स्टार्ट करने की किसी भी यंत्र की आवश्यकता नहीं, इतना हड़बड़ाता है चलो। यह सेल्फ स्टार्ट होता है रिपल्सन मोटर। हाँ लेकिन ऊपर में जो कॉपर का रिंग होता था ना उसको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। हाँ लिखा, ये क्या होता है सेल्फ स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। थैंक यू वेरी मच। अब इसका